नमस्कार साथियों, मेरा नाम सिद्धि है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सिद्धि सर पे। आज प्रतीक्षा ख़त्म हुई। आज यूपी ट्रिपल एससी ने अपना पेट जो प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट था उसका आज नोटिफिकेशन जारी किया है। तो और आज से ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो गया है। तो आप सबसे अनुरोध करूँगा जल्दी से जल्दी भर दीजिए। क्योंकि अब यूपी ट्रिपल एससी की जो भी रिक्तियाँ आती है उसके लिए पेट कह सकते हैं कंपलसरी हो गया है। तो बिना पेट के आप दे ही नहीं सकते, ठीक है। किसी भर्ती में आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि मुख्य परीक्षा में जाने के लिए आपको इससे गुजरना पड़ेगा और इसी के बेसिस पे आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगी, ठीक है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, सब लोग भर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, आप हाई स्कूल पास हैं, आप भर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 एज ग्रुप रखा गया है, 18 और 21, 18 से 40 और 21 से 40, ठीक है। तो आप जिसके अंदर आएंगे उसको भर सकते हैं। तो मतलब हाई स्कूल पास को ही बच्चा जो 18 साल से 40 साल के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। इस आवेदन की तिथि कब से स्टार्ट हो रही है। आवेदन करना और शुल्क करना, मतलब शुल्क देना, दोनों की 28/6 से शुरू हो रही है अपने, ठीक है। और कब तक ये चलेगी? 27/7 तक चलेगी, मतलब 27 जुलाई तक, ठीक है। अंतिम तिथि हम यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी कर दीजिए, क्योंकि बाद में सर्वर बहुत स्लो हो जाता है और एक बड़ा एग्जाम है, बड़ी परीक्षा है, ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म भरिए। और देखिए अब और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, इस बार संशोधन का विंडो शुरू से ही खुला हुआ रहेगा, ठीक है। अगर कोई गलती होती है तो आप तुरंत संशोधित कर सकते हैं। और यह संशोधन वाला 3/8 तक चलेगा, मतलब 3 अगस्त तक। आपको बाद में पता चला आप फॉर्म कुछ गड़बड़ कर दिए तो 3/8 तक आप सुधार करवा सकते हैं। इसे लिबिर करके ज़रा फॉर्म न भरिएगा, पहले शांति से सारी बातें देख लीजिए, समझ लीजिए, तभी फॉर्म भरिएगा, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो आगे की तरफ हम लोग बढ़ें तो आगे देखिए यही दिया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया है, जो जानने की ज़रूरत नहीं। मैंने देखिए ऑनलाइन आवेदन, इसमें यही कहा है कि सिर्फ UPSSC.gov.in पे जाएंगे, जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, और वहाँ पर ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा। किसी प्रकार का कोई ऑफलाइन आवेदन नहीं लिया जाएगा। आगे बढ़िए। अर्हता परीक्षा के लिए अनिवार्यता दिया है कि जो लोग इसके UPSSC के अकॉर्डिंग जो भी विभाग है उसकी जो भी रिक्तियाँ आती है उसमें आप चयन चाहते हैं तो आपको परीक्षा देना ही पड़ेगा, ठीक है। और जो देखिए जो UPSSC 2021 दिए थे, ठीक है, तो 2021 वाले का परिणाम 28/10/2021 को घोषित हुआ था। और ये 1 वर्ष के लिए, मतलब 28/10/2021 से 1 वर्ष तक, मतलब 27/10/2022 तक वो वाला परिणाम प्रभावी होगा। मतलब इसके अंतर्गत अगर कोई रिक्ति आती है अगर आयोग के द्वारा, तो वो 2021 वाले मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगी। लेकिन अगर 27/10/2022 के बाद कोई रिक्ति अगर जारी करती है तो उसके लिए आप 2021 वाले लोग एलिजिबल नहीं होंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो जो 22 दिए होंगे UPSSC पेट 2022, वही लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। ये जानना, इसलिए जो लोग पिछली बार दिए थे उन लोग को भी देना ही पड़ेगा अगर अभी तक नौकरी नहीं लगी है। तो ये चीज़ें हैं। अब यही बातें बता रखी है। अब आगे देखेंगे आयोग के परिधि में आने वाले बहुत सारे पद हैं, ठीक है। अभी जैसे 2-3 भर्तियों के लिए तो अभी UPSSC जो अपना एग्जाम कैलेंडर निकाला था उसमें तो दे रखा था, जैसे अभी VDO का पद आने वाला है, ठीक है। और राजस्व लेखपाल का तो आ ही चुका है, वो तो पिछले से ही अध्याचन से ही हो, मतलब उसका अध्याचन जारी हो चुका है और उसका तो मुख्य परीक्षा का डेट आ गया है, ठीक है। तो जो अभी चकबंदी लेखपाल का है उसका आने वाला है, मतलब बहुत सारी पदें आएंगी, ठीक है। तो समूह ग के सभी पदों पे लगभग ये प्रभावी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब ठीक है, अब यहाँ पर ये कहा है कि आप एक ही बार आवेदन करिए, नहीं 2-3 बार कर दीजिए तो फिर आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। 1 एप्लीकेशन सिस्टम है और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है, तो ये ऑनलाइन ही लेगा, ठीक है। अब भरने की प्रक्रिया यही है कि सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करें, फिर अपना फ़ोटो हस्ताक्षर अपलोड करें, फिर फॉर्म के शेष विवरण को भरा जाएगा और लास्ट में अपना फीस का भुगतान कर दें और प्रिंट आउट ज़रूर लें। तो ये इसकी प्रक्रिया है पूरी की पूरी, ठीक है। अब आगे इसमें बढ़िए। आगे और क्या क्या है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में अपना सामान्य जानकारियाँ आप सारी की सारी देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए स्लिप उलिप ले लीजिएगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद। जो रजिस्ट्रेशन स्लिप होती है जिस पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है वो ज़रूर ले लीजिएगा। फिर फ़ोटो हस्ताक्षर अपलोड करने वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा कि फ़ोटो ज़्यादा रंगीन ना हो, ठीक है। ज़्यादा रंगीन या चमक वाला एकदम ना हो, खूब चमकीला शर्ट वर्ट पहन के चले गए तो वो सब नहीं चलेगा, ठीक है। और ये चश्मा उश्मा लगा के एकदम हीरो हीरोइन बनने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, रंगीन शीशा वाला नहीं लगाना है, ठीक है। और कैमरे की तरफ सीधा, ज़्यादा शर्माना नहीं है, नीचे नज़र मत झुकाइए, एकदम सामने कैमरे को देखते हुए, कैमरे को फेस करते हुए फ़ोटो खिंचाइए। ये नहीं वहाँ पर सेल्फी पॉइंट नहीं है, मुंह खुला, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। और बैकग्राउंड जो होना चाहिए वो सफ़ेद होनी चाहिए, मतलब ग्रे कलर का हो सकता है, जनरली ग्रे कलर का ही खींचते हैं लोग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होगी, तो ये बता दिया फ़ोटो के रिलेटेड, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम उस पर हम अंडरलाइन, मतलब आगे बढ़ते जाते हैं। हाँ, साइन जो करेंगे आप कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहाँ पर आप कैपिटल में नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन में यस कर देंगे, फॉर्म भर देंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, और ना पेमेंट जरूर करेंगे, बिना पेमेंट किए काम नहीं चलेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे और क्या, हाँ, शुल्क के बारे में देख लीजिए। देखिए, जो सामान्य श्रेणी के हैं तो 185 रुपया, OBC 185 लगेगा, ठीक है। SC ST दोनों को 95, विकलांग जनों के लिए 25, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं EWS का नहीं दिया है, पता नहीं क्यों नहीं दिया है EWS का, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक और महिला विद्यार्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लेखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। तो ठीक है, ये महिलाओं के लिए अलग से कुछ कहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी, चलिए, तो फॉर्म भरते वक्त पता चली जाएगा। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट हमें नहीं लग रहा है, ठीक है। आयु सीमा हमने पहले बताया 18 से 40 होनी चाहिए, मतलब आपका अगर जन्म तिथि 1 जुलाई 1982 के बाद का है, ठीक है, उससे पहले का नहीं होना चाहिए, और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए, तो फिर आप आराम से भर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इससे आगे हाँ, थोड़ी आयु सीमा में छूट, जैसे भूतपूर्व सैनिक है उनको 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। जो कुशल खिलाड़ियों को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, और तो यहाँ पर हमें बहुत कुछ नज़र नहीं आ रहा, आरक्षण जैसे मिलता है वैसे ही मिलेगा, ठीक है। अब और आगे बढ़ते चले जाइए। इसमें दिया हुआ है कि परीक्षा लिखित परीक्षा के संबंध विशेष नोट यही है कि जब आप एग्ज़ाम पास करेंगे तो आपके स्कोर को नॉर्मलाइज किया जाता है, उसके बाद ये लोग एक आपको परसेंटाइल देते हैं, ठीक है। तो इस संबंध में आयोग का निर्णय जो होगा वही मुख्य निर्णय होगा, और आयोग जब अपने अनुसार नॉर्मलाइजेशन करेगा, ठीक है। तो इस सब पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं दे, आप चुप मार के फॉर्म भरिए, परीक्षा दीजिए, बाकी काम आयोग खुद देख लेगा, ठीक है। परीक्षा के बारे में कार्यक्रम आपको वेबसाइट पे लगातार देखते रहिए, वहीं पर बताया जाएगा, ठीक है। और ये जो स्कोर की वैधता अवधि 1 वर्ष का है, जब से रिजल्ट निकलेगा तब से 1 वर्ष के लिए, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पर कुछ, हाँ, यहाँ देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़, कई लोग होंगे जो उत्तर प्रदेश के नहीं होंगे, ठीक है, जिनका डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का नहीं होगा, वो लोग तो देखिए उसके सीधे ये है, अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है वो, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, मतलब वो फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन वो जनरल में, चाहे आप किसी कैटेगरी को कुछ भी हो, आपको जनरल में ट्रीट किया जाएगा, तो ये बात है। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा, और कुछ इसमें नहीं है, और कोई इम्पोर्टेंट लगेगा तो बताएंगे। नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब सामान्य चीज़ें हैं। हाँ, जन्म तिथि के लिए इसमें ये कहा गया है कि जन्म तिथि के लिए आपको 10th का सर्टिफिकेट मान्य होगा, तो ये तो सब जानते हैं, उसी के अकॉर्डिंग बाकी कुछ भी हो नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, हाँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको कभी आयोग ने होका है, पहले होका है मतलब कि किसी एग्ज़ाम से आप डिबार हुए हैं, ठीक है, तो फिर आप इसमें नहीं आ सकते हैं, ठीक है। और कब होके जाते हैं, तो नकल करते हुए पकड़ा गए, किसी अनुशासनहीनता में पकड़ा गए, दुर्व्यवहार करते हुए, कोई अवांछनीय कार्य करते हुए पकड़ाए हैं, तो आपका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। और आप अगर एक बार डिबार किए जाएंगे तो फिर आगे भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से आप डिबार रहेंगे हमेशा, इसलिए ज़्यादा होशियारी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और आगे देखिए, हाँ, ये सही है, यही कहा है कि आप किसी प्रकार कोई इन्फॉर्मेशन नहीं छुपाएंगे, तो मेरे अनुसार तो नहीं छुपाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए आयोग है वो पता लगा ही लेता है, ठीक है। और दूसरी बात ये होती है कि आपको अगर बड़ा पद दे रहा है, बड़ी नौकरी दे रही है, तो वो सब कुछ जानकर सब कुछ बढ़िया से चेक करके देता है, इसलिए आपको कोई गलत से इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक और है कि देखिए कि अगर एक से अधिक जीवित पति या पत्नी होने पर तथ्यों की गलत प्रस्तुति पर अभ्यर्थन चयन संबंधी में सिफारिश करने के कृत्य पर देखिए, आप किसी प्रकार का
का कोई गड़बड़ी में पाई जाती है। जैसे मानिए कि जो ज़्यादा जोशीले प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, ज़्यादा गर्म प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं मतलब एक से अधिक पति पत्नी होने पर भी आपका अध्याय जो क्या कहा जाता है, आपको आयोग निरस्त कर देगा, ठीक है, आपका कैंडिडेचर समाप्त किया जाएगा। तो ये चीज़ें। दूसरी बात, आप कोई गलत जानकारी देते हैं या फिर आपको ये लगता है कि चयन संबंधी आप सिफारिश कर रहे हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बचिए। और हम सामान्यतः जनरल बच्चे ये सब नहीं करते हैं। वही ये चीज़ है, ऐसे अभ्यर्थी जो विवाहित हैं और जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, अथवा ऐसी महिला जिसकी एक से अधिक पुरुषों से विवाह किया है और जो पहले से जीवित पत्नी है अगर उस पुरुष का, तो ऐसे लोगों को नहीं माना जाएगा, नहीं लिया जाएगा, ठीक है, बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त परिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो, ठीक है। तो यही कहेंगे कि ज़्यादा जोशीली प्रवृत्ति के व्यक्तियों के लिए जगह नहीं है, तो इन सब से बचें। तो ये ठीक है। EWS के लिए कहा गया है, तो EWS के का जो नियम है उसी को ये लोग मानेंगे, ठीक है। 10% आरक्षण मिलेगा, हाँ, लेकिन आप उत्तर प्रदेश के हो तभी, बाहरी वालों को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये कुल मिला जुला के। अभी सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में यही कहा गया 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे का पेपर होगा और प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का रहेगा। और निगेटिव 1/4 निगेटिव है, मतलब एक सही करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, एक गलत करेंगे तो आपका -0.25 हो जाएगा, ठीक है, -0.25 अंक। और अगर कुछ नहीं करते हैं तो आपको 0 अंक मिलेगा, जो अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं 0 अंक, ठीक है। अब देखिए, इतिहास आएगा, भारतीय इतिहास, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आएगा, फिर भूगोल के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, प्रारंभिक अंकगणित, सामान्य हिंदी आपकी रहेगी, सामान्य अंग्रेजी बहुत थोड़ा सा रहता है, ठीक है, 5 नंबर का अंग्रेजी रहेगा। उसके बाद कहते हैं तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिकल रीजनिंग रहेगी थोड़ी सी, ठीक है, समसामयिकी होती है, करंट अफेयर्स हैं आपके, सामान्य जागरूकता है, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। उसके बाद और क्या भाई आएगा, तो अपठित हिंदी के गद्यांश की विवेचना रहेगी, मतलब 10 नंबर का ये भी रहेगा। ग्राफ 10 नंबर का और 10 नंबर की तालिकाएँ, ये कुल मिला जुला के है। निगेटिव के बारे में बता दिया, सारी जानकारी दे दी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देने की कोशिश करेंगे और जल्दी फॉर्म भर दिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।